नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम स्विस बैंक से आए उस आंकड़े के बारे में चर्चा करेंगे जिससे देश में सियासी बवाल मच गया है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन परिवार में कैसे रिश्ते पल भर में बन और बिगड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन मेट्रो की, जिस पर लगने वाले ब्रेक का संकट फिलहाल टल गया है। लाखों लोगों को रोजाना सफर कराने वाली मेट्रो के कर्मचारियों ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। डीएमआरसी और कर्मचारियों के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के करीब 9,000 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों ने शनिवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। पिछले कुछ दिनों से डीएमआरसी के कर्मचारी अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर आंशिक रूप से धरना दे रहे थे। इनमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ आदि शामिल थे। कर्मचारी वेतन और पे ग्रेड में संशोधन, एरियर का भुगतान, किसी कर्मचारियों को निकालने को लेकर एक गाइडलाइन बनाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। और हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद अब कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला वापस ले लिया है। यानी कल दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो सामान्य रूप से चलती रहेगी जैसे रोजाना चलती है। अब बात करते हैं एक बड़ी सियासी खबर की। स्विस बैंक से ये खबर आई है जिसके चलते मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल स्विस बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक वहां जमा भारतीय लोगों की रकम में पिछले साल के मुकाबले करीब 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है कि ये सारा काला धन है। स्विस नेशनल बैंक यानी एसएनबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की जमा राशि बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए हो गई है। 3 साल तक यहां जमा भारतीयों की राशि में लगातार गिरावट आई थी, लेकिन इस बार जमा राशि में एक बड़ी छलांग लगी और 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह आंकड़ा सामने आया तो निशाने पर मोदी सरकार आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए ट्वीट किया कि 2014 में उन्होंने कहा, मैं स्विस बैंक में जमा पूरा काला धन लेकर आऊंगा और हर किसी के बैंक खाते में 15 लाख डालूंगा। 2016 में उन्होंने कहा, नोटबंदी के जरिए भारत को काले धन से मुक्ति मिलेगी। 2018 में उन्होंने कहा, स्विस बैंक में भारतीयों की जमा राशि में 50% का जो इजाफा हुआ है वो सफेद धन है। स्विस बैंक में अब कोई काला धन नहीं है। राहुल को जवाब देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक का सहारा लिया। उन्होंने पोस्ट किया कि स्विस बैंक में जमा पैसे लगातार भारतीय मूल के उन लोगों के हैं जो विदेशों में बस गए हैं। यह पूरा पैसा काला धन नहीं है। लोगों को इस पर चर्चा करने से पहले बुनियादी तथ्यों के बारे में समझना चाहिए। ये मानना कि स्विस बैंक में जमा सभी पैसे टैक्स चोरी के बाद जमा किए गए हैं, ये गलत है। सरकार की सफाई को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी बताए कि स्विस बैंक में काला धन इतना बढ़ कैसे गया। वहीं वित्त मंत्रालय का प्रभार देख रहे पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस को कैसे पता कि ये काला धन है। क्यों है कि स्विस बैंकों में ये भाषण मंचों से कहते हैं? जुमला नंबर 2 कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो 50% वृद्धि 2018 में स्विस बैंकों में कैसे हुई, इसका जवाब क्या प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों को देने का कष्ट करेंगे? तो आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये काला धन है या ये इलीगल ट्रांजैक्शन है? मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। और अगर इसमें कोई गलत पाया गया तो उस पर स्वाभाविक है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के कैराना उपचुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष की ओर से एक नारा उछला, जिन्ना पर भारी गन्ना। 2019 में कैराना जैसा हाल न हो, इसे लेकर मोदी सरकार सजग हो गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज अपने आवास पर करीब 150 गन्ना किसानों से मुलाकात की और उनकी मदद के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने खरीफ की फसल की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने किसानों को पिछले एक हफ्ते में गन्ना किसानों के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। आश्वासन ये दिया है किसानों का जो है समय से भुगतान होगा, किसानों को जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, किसानों को गन्ने का जो है सही वाजिब दाम मिलेगा और हम ऐसी नीति बना देंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे उनकी एक रिपोर्ट आई कि किसानों की जितनी लागत हो उसका 1.5 गुना गन्ने का दाम मिले। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि इसे हम बहुत जल्दी पास कर रहे हैं और किसानों को जितनी उनकी लागत आएगी उसका 1.5 गुना लाभ हम। देश में लगभग 9.5 करोड़ किसान परिवार हैं। इसका मतलब करीब 45 करोड़ लोग
वे लोग जो गाँव में रहते हैं और सबसे ज्यादा वोट करते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पीएम मोदी ने गन्ना उत्पादक राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब के किसानों से मुलाकात की, जिससे उन्हें ये भरोसा दिलाया जा सके कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर फिक्रमंद है और उन्हें दूर करने पर काम कर रही है। अब चलते हैं राजस्थान, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। करीब 2.5 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी आलाकमान ने मदन लाल सैनी को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अध्यक्ष को लेकर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी आलाकमान कई दिनों तक दोनों में ठनी रही, लेकिन जीत वसुंधरा की ही हुई। वसुंधरा के करीबी मदन लाल सैनी के नाम पर आलाकमान ने मुहर लगा दी। मदन लाल सैनी का शेखावटी क्षेत्र में बड़ा प्रभाव माना जाता है। वो इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। झुंझुनू सीट से लोकसभा चुनाव बहुत कम अंतर से वो हार गए थे। 2 महीने पहले ही वो निर्विरोध चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे। वे बीजेपी के अनुशासन समिति के सदस्य भी हैं। जनसंघ के समय से सैनी सक्रिय रहे। भारतीय मजदूर संघ के साथ भी उन्होंने काम किया है। जिम्मेदारी होगी कि विधानसभा के चुनाव में 180 प्लस का जो टारगेट दिया है उसको पूरा करेंगे और लोकसभा की 25 सीट हम जीतेंगे। राजस्थान में सरकार दोबारा हम बनाएंगे और केंद्र में भी हम सरकार दोबारा बनाएंगे। ये सैनी साहब, क्योंकि आप ऐसे वक्त में हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फैक्टर होता है, क्या आपको लगता है कि आपके प्रदेश में ये होगा? कोई ऐसे इनकम्बेंसी नहीं है। कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर हम सब ठीक कर लेंगे और चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। अब बात समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता आजम खान के उस बयान की जिसने सियासी खलबली मचा दी है। आजम खान ने तंज भरे लहजे में कहा कि वो ताजमहल को गिराकर शिव मंदिर बनाना चाहते हैं। आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि वो ताजमहल पर पहला फावड़ा चलाएं, दूसरा फावड़ा मैं चलाऊंगा। अब मैं बराबर कह रहा हूं कि शिव जी का मंदिर है ताजमहल, क्योंकि मुझे योगी जी ने बताया और लोगों ने बताया कि शिव जी का मंदिर। तो शिव जी का मंदिर बने, इसके लिए एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जो अपने साथ 10-20 हजार मुसलमानों को लाठी फावड़ा लेकर साथ चलेगा योगी जी के, आगे भी नहीं, बराबर कांधे से कांधा मिलाकर पहला फावड़ा योगी जी मारेंगे ताजमहल पर, दूसरा मैं मारूंगा। गिराए ताजमहल को, क्यों खड़ा है ये गुलामी की निशानी? आजम खान के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि हम ताजमहल को नहीं तोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ताज को विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है। ये उनकी क्या जल्दी है? ताजमहल को तोड़ना तो हमारे पास कितनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनसे कह सकते हैं वो तोड़ दो। हम ताजमहल को तो कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो सत्य है उसको बाहर निकालेंगे। तो आजम खान साहब का तो दूसरा पहलू ये रहता है कि भाई उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बहुत दिन के बाद कोई हमला किया, वो चर्चा के बाहर थे, आज फिर वो चर्चा में आ गया। मैं दोनों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, ताजमहल को विवाद में मत कीजिए। ताजमहल इस देश की नहीं दुनिया की एक अजीमो शान है। अब बात मुलायम परिवार की। इस परिवार में कब रिश्ते बिगड़ जाएं, कब बन जाए, कहना मुश्किल है। आज कुछ ऐसा ही नजारा रामगोपाल यादव के जन्मदिन पर दिखा। दरअसल आज मुलायम के चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव का 72वां जन्मदिन था। इटावा में इसके लिए बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सबसे हैरानी भरी मौजूदगी रही मुलायम के सगे भाई शिवपाल यादव की। रामगोपाल और शिवपाल की अदावत नई नहीं है, लेकिन अपनी बर्थडे पार्टी में रामगोपाल ने भाई शिवपाल से केक कटवाया और न सिर्फ शिवपाल के हाथ से केक खाया बल्कि उन्हें खिलाया भी। दरअसल कहा जा रहा है कि रामगोपाल और अखिलेश यादव में दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसके बाद रामगोपाल संदेश देना चाहते थे कि वो शिवपाल अभी भी उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन इटावा से शिकोहाबाद पहुंचते पहुंचते रामगोपाल और शिवपाल की नजदीकियां फिर से दूरियों में बदल गयी। इटावा में जहां रामगोपाल और शिवपाल एक दूसरे के संग संग खड़े थे, एक दूसरे के हाथों से केक खा रहे थे, खिला रहे थे, वहीं शिकोहाबाद में दोनों के बीच ऐसी दूरियां दिखी कि अगल बगल बैठे तक नहीं। शिवपाल आगे की सीट पर थे तो पीछे की सीट पर रामगोपाल बैठे थे। शिकोहाबाद में भी रामगोपाल के जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी, लेकिन केक काटने से पहले ही शिवपाल चलते बने। लेकिन जाते जाते इशारों में रामगोपाल यादव को चापलूसी से घिरा हुआ बता दिया।
लेकिन सवाल यह है कि इटावा से शिकोहाबाद के बीच ऐसा क्या बदला कि दोनों भाइयों में जो गर्मजोशी आई थी वो फिर तलखियों में बदल गई। मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर हैं और चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक दल अपना खजाना भरने में लगे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन की वकालत करने वाली बीजेपी ने अब चुनावी फंड बढ़ाने के लिए कूपन का रास्ता अख्तियार किया है। बीजेपी ने चंदा वसूली के लिए मध्य प्रदेश में अलग से अर्थ समिति बनाई है, जिसमें कूपन से चंदा लेने का फैसला किया गया है। बीजेपी ने चंदा वसूली के लिए 3 तरह के कूपन तैयार किए हैं। ये कूपन 500, 1000 और 2000 रुपए के होंगे। इसमें ज्यादा रकम का चंदा चेक के जरिए लिया जाएगा। ये कूपन जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक के नेताओं को भेजा जाएगा और इसी कूपन के जरिए चंदा वसूलने को कहा जाएगा। कूपन का वितरण 15 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। बीजेपी का तर्क है कि कई लोग पार्टी को छोटी रकम के जरिए सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए कूपन लाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये काले धन को सफेद करने की बीजेपी की योजना है। तो उसमें यह निर्णय लिया कि बहुत सामान्य व्यक्ति भी कुछ मदद करना चाहता है तो उसको भी उसका अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए 500 का, 1000 का ये कूपन, 2000 के ये 3 प्रकार के कूपन रहेंगे। मेरे ख्याल से जितना उन्होंने पहले इकट्ठा कर लिया है उसी को वो कूपन बनाकर अपना काला सफेद करने के चक्कर में होंगे। हरियाणा की सियासत में अचानक ही हरियाणवी डांसर सपना चौधरी चर्चा का विषय बन गई हैं। सपना चौधरी कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनने के कयास के चलते बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी के नेता एक के बाद एक सपना चौधरी को निशाने पर ले रहे हैं। अब हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस और सपना चौधरी को आड़े हाथों लिया है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सपना चौधरी के सपने में जी रही है। अभी तो सपना जी कांग्रेस के सपने नहीं है, सपने तो साकार होंगे तब आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों सपना चौधरी कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, जिसके बाद उनके कांग्रेस से जुड़ने के कयास लगने लगे थे। राहुल गांधी को क्यूट बता चुकी सपना चौधरी ने कांग्रेस के लिए चुनाव में प्रचार करने का ऐलान भी कर दिया था। राजनीतिक सर्कस में अब कौन से जानवरों की एंट्री हुई वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और सियासी खबरें। पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुंडागर्दी सामने आई है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने थिएटर मैनेजर की पिटाई कर दी। एमएनएस का आरोप है कि थिएटर में ज्यादा दाम पर सामान बेचे जा रहे थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधा है। संपादकीय में मोदी और फडणवीस सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया गया है। महागठबंधन से नीतीश कुमार को बाहर रखने के आरजेडी के बयान का एनसीपी ने समर्थन किया है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश सियासी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसलिए महागठबंधन में उनकी वापसी संभव नहीं है। गाजियाबाद के डीएम दफ्तर के पास किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान धरने पर बैठे। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। पेपर लीक पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अपने ही घर में घिर गई। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए हुई परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया और परीक्षा में खुलेआम नकल भी हुई। 2019 की जंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी मोड में आ गए हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं के तर्कस से बयानों के तीर चल रहे हैं, तो उन तीरों के जवाब में विपक्षी दलों के नेता भी शब्द रूपी हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजा बयान मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सांसद अनंत हेगड़े ने दिया है। हेगड़े ने पीएम मोदी को बाघ तो विरोधी दलों के नेताओं को कौवा, बंदर और लोमड़ी करार दिया है। कर्नाटक के करवार में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हेगड़े ने एक रैली में कहा कि एक तरफ कौवा, बंदर और लोमड़ी साथ आ गए हैं और दूसरी तरफ हमारे पास एक बाघ है। आप तय कर लें कि 2019 के चुनाव में आप बाघ को चुनेंगे या फिर दूसरे जानवरों को। हेगड़े यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आज हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के राज की वजह से है। अगर हमने 70 साल तक राज किया होता तो आप लोग चांदी की कुर्सी पर बैठे रहे होते। हेगड़े के इन बयानों पर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। So that means that tiger which has become wild, it has to be driven back to the forest. ये प्रधानमंत्री जी को बाघ बता रहे हैं, ये उनका नुकसान कर रहे हैं। बाघ से लोग डरते हैं, गधे से, बंदर से और बाकी जानवरों से लोग डरते नहीं है। तो क्या ये डराने वाली छवि बना रहे हैं कि आम आवाम डरती रहे?
अब चलते हैं गुजरात, जहां के यहूदी समुदाय को रूपाणी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यहूदियों को गुजरात सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देगी। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी इन दिनों इजराइल के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। रूपाणी ने नेतन्याहू को बताया कि हम यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। बैठक के बाद रूपाणी ने ट्वीट किया और ये कहा कि ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गुजरात सरकार राज्य में रह रहे यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को तैयार हो गई है। सरकार जल्द ही इसे लेकर अधिसूचना जारी करेगी। यहाँ हम बता दें कि गुजरात में यहूदी समुदाय के लोग काफी कम तादाद में हैं। राज्य में मुख्य रूप से अहमदाबाद में यहूदी कम तादाद में हैं। राज्य में मुख्य रूप से अहमदाबाद में यहूदी रहते हैं। यहूदियों की संख्या महज 200 के आसपास है। यहूदियों की संख्या इतनी कम है कि 2011 की जनगणना में इनका जिक्र यहूदी के तौर पर नहीं बल्कि अन्य समुदाय के रूप में हुआ है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के राज में क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें। दिल्ली के एम्स में पीएम मोदी ने बुजुर्गों के लिए नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का शिलान्यास किया। 300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर में 200 बेड होंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक और स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। इमरजेंसी ब्लॉक में 500 बेड की सुविधा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद की महिला कैब ड्राइवर की हत्या की गुत्थी उलझ गई है। कार में वो जली हुई हालत में मिली थी। उसे जलाकर मारने का आरोप एक रिश्तेदार पर है जो फरार है। इलाहाबाद के नवाबगंज इलाके में बदमाशों ने टोल टैक्स के कर्मचारी को गोली मार दी। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ के किठौर में एक शख्स ने पत्नी से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और वो खुद तमंचा लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। लखनऊ के महानगर और गाजीपुर इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से 2 बांग्लादेशी बदमाश घायल हो गए, वहीं 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे। बरौनी एक्सप्रेस में कहासुनी के बाद कानपुर में एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक फौजी और उनके पिता की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने वकील पर कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के बहराइच में आदमखोर बाघ ने एक महिला को मार डाला। काफी देर तक महिला के न आने के बाद लोग जंगल की तरफ गए तो बाघ महिला के शव को छोड़कर भाग गया। मेरठ के लिसाड़ी गांव में तनाव के बाद एक समुदाय के लोगों ने पलायन की धमकी दी है और अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के बैनर लगा दिए हैं। हालांकि पुलिस ने इन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना का एक नाई बेहद चर्चा में है। दरअसल ये नाई फौजियों की फ्री में शेविंग और हेयर कटिंग करता है। खास बात यह है कि वो चांदी के उस तरह से दाढ़ी बनाता है। बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार की कलई खुल गई है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो दिन दहाड़े बेटियों की आबरू पर हाथ डालने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला मोतीहारी का है, जहां 7 गुंडों ने एक जोड़े को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित जोड़ा छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन गुंडों का दिल नहीं पसीजा। वो दोनों को धमकाते और पीटते रहे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। समाज के इन ठेकेदारों ने इस जोड़े का वीडियो बनाया और लड़की के पिता को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन 7 गुंडों ने लड़की के पिता से 50,000 रुपए की डिमांड की। पिता ने जब पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने इस जोड़े को वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने कॉलेज और कोचिंग जाना बंद कर दिया। पीड़ित लड़की के पिता को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। उधर पुलिस अभी तक वीडियो में दिख रहे किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बिहार में बेटियों के साथ बदसलूकी का यह पहला मामला नहीं है। पिछले करीब 2 महीनों में 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किए गए। घाटी में दहशतगर्दों से निपटने के लिए सेना और सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहा है। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन दोपहर 2 बजे से ही चल रहा था, जो कि खत्म हो चुका है। सेना को मिली जानकारी के अनुसार पुलवामा के छतपुरा इलाके में एक घर में 3 आतंकी छिपे हुए हैं और कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। इन
इसके बाद एक ऑपरेशन के तहत सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया और उन्हें ढेर कर दिया। मिलिटेंट से को पेशकश तमाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पेशकश की जाती है कि वो हथियार बाहर फेंक के हाथ खड़े करके बाहर आ जाएं। उनका सरेंडर आप लोगों का सरेंडर ले लिया जाएगा जो घर के अंदर हो। पुलवामा पुलिस फिर आपको एक बार पेशकश करती है कि आप जो है घर से बाहर वेपन फेंक के हाथ खड़े करके घर से बाहर आ जाएं। आपका सरेंडर ले लिया जाएगा। अब बात सुपर 500 महिला कमांडो की। कश्मीर में पत्थरबाजों से मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ ने 500 महिला कमांडो का विशेष दस्ता तैयार किया है। सुपर 500 नाम के इस दस्ते को पत्थरबाजी से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। श्रीनगर में इन महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है। भीड़ पर कैसे काबू पाना है और कैसे बल प्रयोग करना है, ये सब इनको सिखाया जाएगा। इसे 3 जगहों पर तीन लेयर्स के अंदर इनको रखा जाएगा, जिसमें एक तरफ महिला जो है हथियारबंद होंगी, दूसरी तरफ वो लोगों को समझाएंगी, ये बताएंगी, ये सिखाएंगी कि कैसे पत्थरबाजी से समाज का नुकसान हो रहा है, कश्मीर का नुकसान हो रहा है, और बीच का जो इनका जो लाइन रहेगी वो अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो उसको संभालने की कोशिश करेंगी। तो 3 लेयर्स में इन महिलाओं को खड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान के नए चांद मियां की चक्करलस रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे, लेकिन पहले अभी कुछ और खास खबरें। राजस्थान के बाड़मेर में खाप पंचायत ने एक परिवार को मृत्यु भोज नहीं देने पर समाज से बाहर कर दिया। पीड़ित परिवार ने एसएसपी को लिखित शिकायत देकर पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एमपी के दमोह थाने में रिश्वतखोर दरोगा का एक वीडियो सामने आया है। एएसआई राजाराम पवार ने फरियादी से रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत की मांग की और उसकी एक करतूत पास खड़े एक शख्स ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। यूपी के गोंडा में लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीटा। चोर अस्पताल में एक शख्स की जेब काटने की फिराक में था, तभी गार्ड ने चोर को धर दबोचा। इसके बाद उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के कौशंबी में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें एक 70 साल के बुजुर्ग कुंवारी की शादी पेड़ की टहनी से कर दी गई। दरअसल इस गांव में मान्यता है कि कुंवारे मरने पर अंतिम संस्कार 13वीं और श्राद्ध नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बुजुर्ग ने टहनी संग 7 फेरे लिए। कानपुर के शिवली थाना इलाके में प्राचीन मंदिर में चोरी का वीडियो सामने आया है। चोर ने मंदिर का चैनल तोड़कर दान पत्र में रखे पैसों पर हाथ साफ किया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाहाबाद में एक क्लर्क ने एजी ऑफिस की 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। कर्मचारियों का आरोप है कि एक अधिकारी अरविंद को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मंदसौर रेप केस पर कैसे उबल रहा है मध्य प्रदेश? शैलजा मर्डर केस में नया अपडेट क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं भीड़ पर चढ़ी खूनी सनक की। देश भर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे बच्चा चोरी के वीडियो ने अब तक कई बेगुनाहों की जान ले ली है और अब ये घटनाएं बेंगलुरु से शुरू होकर गुजरात के बाद त्रिपुरा तक पहुंच गई है। त्रिपुरा में 2 अलग अलग घटनाओं में भीड़ ने पीट कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोग भी घायल हो गए हैं। पहली घटना अगरतला के मुरावरी की है। यहाँ बच्चा चोरी की अफवाह के बाद भीड़ ने कपड़ा बेचने वाले 3 लोगों पर हमला कर दिया। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां बच्चा चोर समझकर भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला। मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सरगुजा आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह फैली थी कि कुछ लोग बच्चा चोरी करके उसकी किडनी बेच रहे हैं। इस बीच लोगों ने एक व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के बाद एक विक्षिप्त युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 2 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में भी बच्चा चोर के शक में भीड़ ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। ये महिला 3 और महिलाओं के साथ भीख मांगने के लिए निकली थी। तभी अफवाह फैल गई कि ये महिलाएं बच्चा चोर गैंग के सदस्य हैं और देखते ही देखते भीड़ महिला पर टूट पड़ी और लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। दिल
वालों की दिल्ली कई बार अपनी बेदिली के लिए शर्मसार हो चुकी है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने इस शहर को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जिनके चलते दिल्ली वालों पर सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक महिला को बीच सड़क पर दूसरी महिलाएं पीट सामने आया है जिसने इस शहर को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जिनके चलते दिल्ली वालों पर सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक महिला को बीच सड़क पर दूसरी महिलाएं पीट रही हैं, उस पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित रहता तो ठीक था, बल्कि उसके बाद उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए, बाल काट दिए गए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। पालम गांव इलाके में हुई इस घटना को सैकड़ों जोड़ी आंखें देखती रहीं, न सिर्फ देखती रहीं बल्कि पूरी घटना का वीडियो बनाती रहीं। कोई भी इस महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया। पीड़ित महिला एक गैस एजेंसी में अकाउंटेंट है। उसका कहना है कि उसकी मकान मालिकिन का अपने बहू बेटे के साथ किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। उसने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। भरे बाजार उसे बेइज्जत किया गया। पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जाहिर है कि इन तस्वीरों ने एक बार फिर सभ्य कहे जाने वाले समाज को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित महिला का ये भी आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहां भी एसएचओ ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि मेडिकल और जांच के बाद ही कोई मामला दर्ज होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी के बाद पूरे शहर में उबाल है। हैवानियत का शिकार हुई बच्ची को इंसाफ दिलाए जाने के लिए हजारों लोग और सामाजिक संगठन सड़कों पर है। घटना के विरोध में कई मुस्लिम समुदाय मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई और आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन के लिए रिमांड पर भी भेजा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना की पूरी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ऐसी दरिंदों को फांसी पर लटका देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया है। उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इसलिए पुलिस तो तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी ही। मेरी चर्चा हुई है और मैं, चूंकि हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और ये दोनों दरिंदे फांसी के फंदे पर लटक जाएं, इसका पूरा प्रयास करेंगे। कोई कसर इस पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दरिंदगे इस धरती पर बोझ है। भोपाल में रेप की घटना हुई, जो एक सिपाही की लड़की थी, तो कहते हैं मौत की सजा का कानून बनाएंगे। वहां कोई घटना मंदसौर में हुई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करेंगे। लेकिन जब आप हस्तक्षेप, आपके मंत्री, आपके विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चीज में हस्तक्षेप पुलिस प्रशासन में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आज पुलिस प्रशासन बिल्कुल तरह से पंगु हो गया है इनके सरकार के। आपको बता दें, घटना मंगलवार की है जब आरोपी ने बच्ची को स्कूल के बाहर से अगवा किया और फिर उसे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची पर बर्बरता से चाकू से हमले किए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया, साथ ही गला रेतकर हत्या की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। झारखंड के खूंटी में सांसद करिया मुंडा की सुरक्षा में तैनात अगवा तीनों गार्डों को रिहा करा लिया गया है। तीनों जवान सकुशल हैं। बताया जा रहा है कि 72 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पत्थलगढ़ी समर्थकों ने पुलिस के भारी दबाव के बाद तीनों जवानों को छोड़ दिया, जिसके बाद तीनों गार्ड खुद चलकर खूंटी के सड़कों साइको थाना पहुंचे। इससे पहले पुलिस की टीम घाघरा और उदबुरु गांव में गुरुवार को अगवा हुए जवानों को तलाशते रही। खूंटी में जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें 4 जो पुलिस के जवान थे जिनका अपहरण किया गया था, उनका जन सहयोग से आज बरामदी कर लिया गया है। जो पत्थलगढ़ी की आड़ में असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है।
आपको बता दें, खूंटी गैंगरेप घटना के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पत्थलगड़ी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस बीच सांसद करिया मुंडा के आवास से 3 सिक्योरिटी गार्ड को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही थी। कल शाम पुलिस को अचानक सूचना मिली थी कि खूंटी से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल में एक स्कूल की बिल्डिंग में तीनों जवानों को रखा गया है, जिसके बाद रांची आईजी, डीआईजी समेत 200 जवानों की टीम मुरहू थाना क्षेत्र के गुटिहारा गांव पहुंचे। जवानों ने स्कूल को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले तीनों जवानों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद पुलिस वापस लौट आई। इस बीच तीनों अगवा जवानों को रिहा कर दिया गया। और अब बात दिल्ली के शैलजा मर्डर केस की, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज इस केस में ही खुलासा हुआ कि ये कत्ल के आरोपी मेजर निखिल हांडा ने वारदात के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए निखिल हांडा ने गूगल में सर्च करके जानकारी इकट्ठा की ताकि वो पकड़ में न आ सके। पुलिस ने मेजर निखिल हांडा के लैपटॉप से गूगल सर्च की पूरी डिटेल्स जुटा ली है। इस बीच आज मेजर निखिल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों की बात माने तो दिल्ली पुलिस को मेजर हांडा के पास से जो 2 उसके मोबाइल बरामद हुए हैं, उनकी जांच से दिल्ली पुलिस को ये पता चला है कि शैलजा की हत्या करने के बाद मेजर हांडा लगातार सबूत नष्ट करने को लेकर गूगल सर्च कर रहा था। वो गूगल से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कैसे कार से खून के धब्बे मिटाए जाएं और कपड़ों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिलहाल पुलिस मेजर हांडा के मोबाइल से मिली इस जानकारी को चार्जशीट का हिस्सा बनाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मेजर निखिल हांडा ने पुलिस की छानबीन में बताया है कि जिस जगह पर उसने शैलजा का कत्ल किया वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के पटेल नगर वाली अपनी गर्लफ्रेंड को अक्सर इसी जगह पर घुमाने ले जाता था। निखिल हांडा को लगा कि कैंट इलाके में हत्या कर वो आसानी से फरार हो सकता है, इसलिए वो शैलजा को लेकर वारदात वाले दिन कैंट के इलाके में गया और उसकी हत्या कर दी। अपनी ही शिष्या के साथ रेप के मामले में फंसे शनि धाम के संस्थापक दाती मदन राजस्थानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब क्राइम ब्रांच ने उन पर लगे मानव तस्करी के मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पुलिस टीम दाती के राजस्थान के पाली स्थित आश्रम पहुंची। दूसरी बार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहां पहुंची है दाती के पाली स्थित आलावास आश्रम के में और पूरी जांच करेगी, क्योंकि कई तरह के नए आरोप लगे थे। पीड़िता को लेकर भी जो है, जो पीड़िता ने आरोप लगाए थे उनको लेकर जो है जांच करने के लिए पहुंची है क्राइम ब्रांच की ये टीम है। दूसरी बार यहां पहुंची है। इसके साथ साथ जो मानव अंगों की तस्करी का आरोप भी सचिन जैन ने लगाया था कि जो बागावास में दाती का आश्रम बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा था, तो उन आरोपों की भी जांच करेगी। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने पहले ही ये कह दिया था दाती महाराज को कि जब क्राइम ब्रांच की दूसरी बार टीम पहुंचे तो आप उससे पहले आलावास स्थित आश्रम मिले। तो दाती महाराज परसों ही इस आश्रम में पहुंच गए थे और अब दूसरी बार यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है जांच करने के लिए। इस बीच दाती एक नई मुश्किल में फंसता दिख रहा है। इंडिया न्यूज ने उसके जन्म तिथि में फर्जीवाड़े का खुलासा किया। दाती ने पाली के जिस स्कूल से पढ़ाई लिखाई की वहां दर्ज जन्म तिथि और शनि धाम की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज जन्म तिथि में 11 साल का अंतर है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दाती ने जन्म तिथि को लेकर यह फर्जीवाड़ा क्यों फैलाया। संत भय्यू जी महाराज की खुदकुशी मामले के 17 दिन बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। भय्यू जी की सुसाइड को लेकर उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी कटघरे में आती दिख रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के पास एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची है जिसमें डॉक्टर आयुषी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि जिस दिन से डॉक्टर आयुषी से भय्यू जी ने शादी की उसी दिन से उनकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई थी। आयुषी ने जहां भय्यू जी को परिवार वालों से अलग करना शुरू कर दिया था, वहीं बेटी कुहू से भी दूरी बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि आयुषी की नजरें भय्यू जी की प्रॉपर्टी और कैश पर टिकी थी। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि डॉक्टर आयुषी भय्यू जी के हर काम में दखलंदाजी करने लगी थी। यही नहीं, वो उनके रिश्तेदारों से मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगाने लगी थी। चिट्ठी में लिखा है कि इन सभी वजह से भय्यू जी बेहद तनाव में थे और इसी तनाव में उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। चिट्ठी भेजने वालों ने खुद भय्यू जी महाराज का विश्वसनीय सेवेदार बताया है। उसने लिखा है कि उसकी हत्या की जा सकती है, इसलिए वो अपना नाम नहीं बता रहा। अब डीआईजी ने 11 पन्नों की चिट्ठी की जांच के आदेश दे दिए हैं। देश में सैलाब का सितम भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया के बाकी देशों का हाल देख लेते हैं।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जो ने अपने एक शीर्ष सैन्य अफसर को 90 गोलियों से छलनी करवा दिया। इस अफसर पर जवानों को तय सीमा से ज्यादा खाना और ईंधन बांटने के आरोप लगे थे। उन्हें अधिकारों के गलत इस्तेमाल और देशद्रोह का दोषी ठहराया गया था। नाइजीरिया के व्यावसायिक शहर लागोस में एक तेल टैंकर में हुए धमाके के बाद लगी आग से 9 लोगों की मौत हो गई। आग ने आसपास खड़े 50 से ज्यादा गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के चलते घंटों ट्रैफिक जाम रहा। 4 महीने पहले भारत दौरे पर आए कनाडाई पीएम जस्टिस ट्रूडो विवादों में घिर गए हैं। ट्रूडो ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली में एक शेफ को 11 लाख रुपए की टिप दी थी। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा अमेरिकन एक्ट्रेस कैरी वॉशिंगटन के साथ लंच करती देखी गई, जिसके बाद ऐसी खबरों ने जोर पकड़ लिया कि मिशेल फिल्म इंडस्ट्री में रुचि ले रही हैं और किसी प्रोजेक्ट में वॉशिंगटन के साथ दिख सकती हैं। मैक्सिको में हाई हील के चलते एक महिला की जान जाते जाते बची। यहाँ के सोनोरा स्टेट में ये महिला दौड़कर सड़क पार करते समय हाई हील के चलते फिसलकर गिर पड़ी और एक गाड़ी के नीचे आ गई। गनीमत रही कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए महिला की जान बच गई। दिमागी बुखार के खिलाफ इंडिया न्यूज ने बड़ी मुहिम शुरू की है। गोरखपुर में आज से आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से दिमागी बुखार को लेकर मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया। इसकी शुरुआत आईटीवी ग्रुप के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर की। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को किट भी दिए। इस कैंप को गोरखपुर के डीडीयू यूनिवर्सिटी के संवाद भवन में लगाया गया है, जहाँ रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। कैंप में दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर रोगियों का इलाज करेंगे। इस कैंप का शुभारंभ करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईटीवी नेटवर्क की मुहिम को शुक्रिया कहा।